जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम भूमि सुधार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और रट्टा मारेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो पहले परिचय के रूप में भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म्स। भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने, गरीबी निवारण और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए भूमि सुधारों को आवश्यक माना गया है। तो भूमि सुधारों को आवश्यक क्यों माना गया है? तो तीन बातें हैं। एक तो कृषि उत्पादकता इससे बढ़ेगी, कृषि उत्पादकता बढ़ेगी तो गरीबों का जो किसानों का गरीबी है उसका निवारण हो सकेगा, तो गरीबी निवारण होगा, और गरीबी निवारण होगा तो इससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सकेगा। तो तीन चीज़ें, कृषि उत्पादन, गरीबी निवारण और सामाजिक न्याय। और यूपीएससी मेंस 2013 में ऐसा प्रश्न पूछा भी गया था। ये एक चक्र है जिसमें यहाँ पर भूमि सुधार, अगर भूमि सुधार होगा तो इसके वजह से गरीबी में कमी आएगी, और भूमि सुधार होगा तो इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, और कृषि उत्पादकता बढ़ेगी तो इसके कारण से गरीबी निवारण होगा। तो जैसे तीर बना हुआ है इसके अनुसार देखें तो भूमि सुधार होने से दो काम होंगे, एक तो कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और दूसरा गरीबी कम होगी। क्योंकि भूमि सुधार का एक हिस्सा है हदबंदी। हदबंदी मीन्स होता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में एक सीमा से ज़्यादा भूमि है तो उसको ले करके भूमिहीन किसानों के बीच में, श्रमिकों के बीच में उसको बांट दिया जाता है। तो भूमि सुधार के हदबंदी वाले नियम के अनुसार गरीबी निवारण हो सकेगा। लोगों के पास ज़मीनें आएंगी तो उससे खेती करेंगे, उत्पादनकारी होगा तो उससे उनकी भूख मिटेगी, गरीबी मिटेगी, उनके पास धन आएगा। और भूमि सुधार होने से कृषि उत्पादकता कैसे जुड़ा हुआ है? तो अगर एक ऐसा सर्वे बताता है, शोध बताता है कि बड़े बड़े अगर फार्म लैंड हैं तो उसकी कृषि उत्पादकता और छोटे छोटे फार्म लैंड की कृषि उत्पादकता में अंतर होता है। छोटे फार्म लैंड की कृषि उत्पादकता ज़्यादा होती है और बड़े फार्म लैंड की कृषि उत्पादकता कम होती है, ऐसा सर्वे में देखा गया है। आगे हम देखेंगे कौन सा सर्वे है, कहाँ का है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेरिका में प्रति हेक्टेयर जो चावल का उत्पादन है वो जापान के प्रति हेक्टेयर चावल के उत्पादन की अपेक्षा कम है। जापान में जो लैंड का साइज़ है वो छोटा है, लेकिन कृषि उत्पादकता, चावल की उत्पादकता अमेरिका से ज़्यादा है। तो भूमि सुधार होने से कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है, ऐसे हम देख सकते हैं। फिर भूमि सुधार में कई सारी चीज़ें आती हैं, उसमें एक चीज़ होता है कंप्यूटरीकरण, यानी जो हमारी ज़मीनें हैं कहाँ है उसका नक्शा बना हुआ, उसका साइज़ बना हुआ, उसका लोकेशन के साथ में हम अगर कंप्यूटरीकरण कर देते हैं और किसके नाम पे ज़मीन है ये सब हम दिखा देते हैं, तो इससे सबका ज़मीन कहाँ पर एकदम क्लियर रहता है और हर भूमि पर किसानी होती है, खेती होती है। इसके कारण से कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। भूमि सुधार का एक हिस्सा ये भी है कि उन्नत किस्म के बीज और ट्रैक्टर, जो मशीनीकरण है, इन सब का यूज़ किया जाए ताकि कृषि उत्पादकता बढ़ोतरी हो सके। तो भूमि सुधार से दो काम प्रत्यक्ष रूप में होते हैं, एक तो गरीबी का निवारण होता है और एक कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। और कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होगा तो इससे गरीबी निवारण भी हो सकेगा। तो ये चीज़, भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में तकनीकी सुधारों की भूमिका सीमित होती जा रही है। तकनीकी सुधार मीन्स क्या? उच्च उपज के बीज, उर्वरक, मशीनें, तो इन सब का यूज़ करने से हालांकि कृषि उत्पादकता बढ़ती है, लेकिन उसकी उत्पादकता सीमित है। ऐसी स्थिति में भूमि सुधारों पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। फिर सही से, भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में तकनीकी सुधारों की भूमिका सीमित होती जा रही है। ऐसी स्थिति में भूमि सुधारों पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को दूर करने के लिए अन्य बातों के अलावा भूमि सुधारों को लागू करना आवश्यक है। यानी अन्य बातें भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन भूमि सुधार को लागू करना आवश्यक है। यह ध्यान देने योग्य है कि SECC
यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लगभग 56% ग्रामीण परिवार क्या हैं, भूमिहीन हैं। फिर से SECC 2011 सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के अनुसार भारत में लगभग 56% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं। भारत में 56% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं। भारत में 56% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं। SECC 2011 के अनुसार भारत में लगभग 56% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं, ज़मीनें नहीं हैं। 56% ग्रामीण परिवार भूमिहीन है, 56%। इस प्रकार भारत में गरीबी निवारण के लिए भूमि का पुनर्वितरण आवश्यक है। तो SECC 2011 के अनुसार भारत में 56% ग्रामीण परिवारों के पास में ज़मीनें नहीं हैं, वो भूमिहीन हैं। तो इसलिए गरीबी का निवारण अगर करना है तो भूमि का पुनर्वितरण आवश्यक है। भारत में भूमि सुधारों की विषय वस्तु, यानी भूमि सुधार में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो एक है बिचौलियों का अंत। बिचौलियों के अंत में जैसे कि ज़मींदारी प्रथा को समाप्त कर देना, और ज़मींदारी जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे 3 प्रकार की भूमि लगान व्यवस्थाएं थी। उसमें से एक था अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को ही ज़मींदारी प्रथा भी कहा जाता है। तो अस्थाई बंदोबस्त कहें या परमानेंट सेटलमेंट कहें, या इसी को हम आसान भाषा में जमींदारी प्रथा कह लें। तो जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, और एक था पंजाब के इलाके में महालवाड़ी प्रथा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश के इलाके में महालवाड़ी व्यवस्था थी। तो अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इन सारी व्यवस्थाओं को, रैयतवाड़ी खैर जो था वो तो ठीक ही था, क्योंकि इसमें किसान जो है सीधा सीधा अंग्रेज़ों को ही लगान दिया करता था। हालांकि लगान की दर ऊंची थी, लेकिन सीधा कांटेक्ट जो है किसानों का सरकार से हुआ करता था। लेकिन बाकी दोनों में जो ज़मींदारी है और जो महालवाड़ी प्रथा है, इन दोनों प्रथाओं में बीच में एक बिचौलिया आता था। बिचौलिया जा कर के अंग्रेज़ों को लगान देता था। तो बिचौलियों का अंत करना ये भूमि सुधार की विषय वस्तु है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है बिचौलियों का अंत करना। फिर काश्तकारी सुधार। काश्तकारी सुधार में 3 बातें हैं: लगान का नियमन, काश्तकारी में अस्थायित्व, स्वामित्व संबंधी अधिकार। तो काश्तकारी सुधार में 3 बातें हैं। एक तो लगान का नियमन होना चाहिए। काश्तकारी मीन्स किसान। किसान से संबंधित भूमि सुधार में क्या हो सकता है कि लगान जो है, लगान का नियमन हो, लगान बहुत ज़्यादा ना हो, और काश्तकारी में अस्थायित्व हो, यानी जो भूमि मालिक है वो जो किसानों को रखता है कि जुताई करने के लिए, बुआई करने के लिए उसको दे देता है खेत, तो ऐसा ना हो कि उसको कभी भी बेदखली कर दें, उसका स्थायित्व बना रहे ज़मीन पर। और एक समय सीमा के बाद में, जैसे कहीं कहीं है कि 12 साल तक अगर कोई काश्तकार किसी ज़मीन की जुताई करता है तो उसको उसका स्वामित्व दे दिया जाए, स्वामित्व संबंधी अधिकार, ये चीज़। तो काश्तकारी सुधार में 3 बातें हैं: एक लगान का नियमन हो, और एक काश्तकारी में अस्थायित्व हो, और एक स्वामित्व संबंधी अधिकार हो। लगान का नियमन, काश्तकारी अस्थायित्व, काश्तकारी में अस्थायित्व और स्वामित्व संबंधी नियम हो, अधिकार हो। तो काश्तकार को क्या चाहिए? लगान का नियमन हो, और जिस ज़मीन पर खेती कर रहा है उसमें अस्थायित्व हो, यानी काश्तकारी में अस्थायित्व हो। और फिर कई सालों तक अगर एक ज़मीन पर जुताई बुआई कर रहा है तो उसको उसका स्वामित्व मिल जाए, यानी स्वामित्व संबंधी अधिकार उसको मिल जाए। फिर भूमि सुधार का तीसरा पहलू है कृषि भूमि का पुनर्संगठन। कृषि भूमि का पुनर्संगठन, इसमें 2 बातें हैं: एक छोटे छोटे खेतों की समस्या का समाधान हो, और निर्धनों को कृषि भूमि का वितरण हो। अच्छा, निर्धनों को कृषि भूमि का वितरण वो कहीं ना कहीं स्वामित्व संबंधी अधिकार से मैच कर ही रहा है। खैर ये दूसरी बात है। दूसरी बात है स्वामित्व संबंधी अधिकार में ये है कि अगर कोई किसान किसी
अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम हैं। जैसे किसी एक राज्य में नियम ये है कि अगर कोई किसान, कोई काश्तकार 12 साल तक एक ज़मीन पर खेती करता है तो उसमें उसको स्वामित्व दे दिया जाता है। लेकिन निर्धनों को कृषि भूमि का वितरण मतलब ये है हदबंदी, अर्थात किसी भूस्वामी के पास में एक सीमा से ज़्यादा अगर ज़मीन है तो उसकी एक सीमा से ज़्यादा उस सीमा के भीतर भीतर उसको दे दिया जाए, और उस सीमा से ज़्यादा जो ज़मीन है उसको किसी भूमिहीन किसान को दे दिया जाए। इसे कहा जाता है हदबंदी। और छोटे खेतों की समस्या का समाधान करने के लिए 3 उपाय हो सकते हैं। छोटे खेतों की समस्या का समाधान, कि छोटे छोटे खेत हैं, कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसका छोटा सा खेत यहाँ पर है, छोटा सा खेत यहाँ पर है, छोटा सा खेत यहाँ पर है, तो क्या करें, इन तीनों खेतों को मिला करके किसी एक स्थान पे तीनों साइज मिला करके एक खेत माफ़ करिएगा, एक खेत दे दिया जाए, तो इसे कहते हैं चकबंदी। और फिर एक है सहकारी कृषि और एक है लीजिंग। तो छोटे खेतों की समस्या का समाधान में 3 बातें हैं, चकबंदी, सहकारी कृषि और लीजिंग। और निर्धनों को कृषि भूमि का वितरण संबंधी एक बात है हदबंदी। तो फिर से हम इसको बिना देखे करने का प्रयास करें। तो भूमि सुधार जो है यानी कि लैंड रिफॉर्म, इसमें 3 बातें, एक तो बिचौलियों का अंत हो, दूसरा काश्तकारी सुधार हो, और तीसरा भूमि का पुनर्संगठन हो, पुनर्संगठन। काश्तकारी सुधार में 3 बातें, एक तो लगान का नियमन हो, फिर काश्तकारी में स्थायित्व हो, और फिर जो काश्तकार हैं उनके स्वामित्व का अधिकार हो, तो स्वामित्व संबंधी अधिकार उनको मिल जाए। भूमि का पुनर्संगठन करने के लिए 2 चीज़ें, एक छोटे छोटे खेतों की समस्या का समाधान हो, इसके लिए 3 बातें हैं, एक है चकबंदी, एक है सहकारी कृषि और एक है लीजिंग। और दूसरी बात है भूमि के पुनर्संगठन में कि निर्धनों को भूमि आवंटित की जाए, इसके लिए नियम है हदबंदी का। तो इन सब के समुच्चय को मोटी मोटा कहा जाता है भूमि सुधार। अब आते हैं एक एक बात पर, जैसे बिचौलियों का अंत, बिचौलियों का अंत की बात करें तो बिचौली कौन कौन थे? अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार थे और महालवाड़ी व्यवस्था में महाल थे, ये थे बिचौलिए अंग्रेज़ों के टाइम पर। तो इनका अंत कर दिया जाए, अर्थात जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का सीधा संपर्क हो किसान के साथ में, तो बिचौलियों का अंत इसे कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में जमींदार आदि बिचौलिया ऊंचे लगानों के माध्यम से किसानों का बड़ी मात्रा में शोषण करते थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में जमींदार आदि बिचौलिया ऊंचे लगानों के माध्यम से किसानों का बड़ी मात्रा में शोषण करते थे। इससे भारत की कृषि उत्पादकता अपने निम्नतम स्तर पर आ गई थी। तो देखिए यहाँ पे कि जमीन भूमि सुधार कृषि उत्पादकता से कैसे जुड़ी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिचौलियों का अंत करने से भूमि सुधार होता है। और जब बिचौलिए थे तो अंग्रेज़ों के टाइम पर बिचौलियों के होने से वो बड़ी मात्रा में भूमि से लगान वसूल किया करते थे, जिसके कारण से किसानों की उत्पादकता में कमी आई। तो अगर बिचौलियों का अंत कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि किसानों की उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। यह ध्यान देने योग्य है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत हस्तशिल्प उद्योगों को जानबूझकर नष्ट करने की कोशिश की गई, जिसके कारण शहरों और कस्बों से जनसंख्या का बड़ी मात्रा में पलायन हुआ और कृषि भूमि की मांग बढ़ी। फिर से ब्रिटिश सरकार द्वारा रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत हस्तशिल्प उद्योग को जानबूझकर
नष्ट करने की कोशिश की गई, जिसके कारण शहरों और कस्बों से जनसंख्या का बड़ी मात्रा में पलायन हुआ और कृषि भूमि की मांग बढ़ी। देखिए, जैसे यहाँ पर हस्तशिल्प उद्योगों को जानबूझकर नष्ट किया। हस्तशिल्प उद्योग शहरों में केंद्रित थे। अगर हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट कर देंगे जानबूझ करके, तो इससे शहरों से लोग गाँव की ओर बढ़ेंगे ताकि खेती किसानी कर सके, वहाँ से रोज़गार पा सकें और अपना आजीविका चला सकें। तो गाँवों की ओर अगर पलायन होगा तो भूमि की मांग बढ़ेगी, और भूमि की मांग बढ़ेगी तो इससे भूमि का जो दाम है वो बढ़ जाएगा, भूमि की मूल्य जो है बढ़ जाएगा। तो कृषि भूमि की मांग बढ़ने से लगान का स्तर ऊंचा कर दिया गया। तो ये है, तो भूमि की मांग बढ़ी तो लगान का स्तर ऊंचा हुआ। भारत में जमींदारों आदि बिचौलियों के अंत की शुरुआत सबसे पहले 1948 में मद्रास राज्य के द्वारा की गई। ध्यान रहे, भारत में जमींदारों आदि बिचौलियों के अंत की शुरुआत सबसे पहले 1948 में मद्रास राज्य के द्वारा की गई। भारत में जमींदारों आदि बिचौलियों के अंत की शुरुआत सबसे पहले 1948 में मद्रास राज्य के द्वारा की गई। और एक जो हमने रिपोर्ट पढ़ा कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के अनुसार भारत में 56% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं। ऐसे यहाँ पर एक फैक्ट मिल गया कि भारत में जमींदारों आदि बिचौलियों के अंत की शुरुआत सबसे पहले 1948 में मद्रास राज्य के द्वारा की गई। धीरे धीरे अन्य राज्यों के द्वारा भी इस संदर्भ में आवश्यक कानून लागू किए गए और 1972 तक भारत में इनका पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया। तो 1972 तक पूर्ण रूप से भारत में इसका अंत कर दिया गया। भारत में इस भूमि सुधार को सर्वाधिक सफल भूमि सुधार माना गया, यानी बिचौलियों के अंत को सबसे सर्वाधिक सफल भूमि सुधार माना गया। बाकी प्रकार के जैसे काश्तकारी सुधार में हमने 3 बातें देखी कि लगान का नियमन हो, काश्तकारी में स्थायित्व हो, काश्तकारी जो काश्तकार हैं उनको भूमि स्वामित्व का अधिकार हो। तो इन सब में ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन बिचौलियों के अंत संबंधी चीज़ों में सबसे ज़्यादा सफलता मिली और इसके लिए 1948 में मद्रास राज्य ने सबसे पहले प्रयास किया था। उसके बाद 1972 तक आते आते ये पूरी तरीके से भारत से समाप्त कर दिया गया। भारत में इस भूमि सुधार को लागू करने के मार्ग में सबसे बड़ी समस्या न्यायपालिका द्वारा किए गए हस्तक्षेप था, जिनका संबंध बिचौलियों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के उचित स्तर से था। पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार हुआ करता था। अगर कोई भूस्वामी है, उसके पास संपत्ति है, भूमि है, तो जाहिर सी बात है कि भूमि संपत्ति उसका मूल अधिकार है। तो जब भी बड़े बड़े भूस्वामियों की ज़मीन को लिया जाता था या बिचौलियों का अंत किया जाता था, तो उससे उनके जो ज़मीन थी पारंपरिक रूप से, उससे उनको बेदखल होना पड़ता था। तो कोर्ट चले जाते थे कि मेरी संपत्ति पर ये अतिक्रमण कर रहे हैं, मेरी संपत्ति का अधिकार है। तो जो न्यायपालिका है वो कहा करते थे कि हाँ, संपत्ति का मूल अधिकार आपका, तो मतलब मूल अधिकार है ये। तो अगर सरकार ले भी रही है तो क्षतिपूर्ति आपको उस ज़मीन की मूल्य के बराबर देगी, उचित स्तर तक मूल्य देगी सरकार। तो इससे सरकार को कठिनाई आ रही थी भूमि सुधार करने में, बिचौलियों के अंत करने में। तो एक बड़ी चुनौती ये थी कि न्यायपालिका का झंझट हुआ करता था। हालांकि सरकार ने फिर उसको संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया और कानूनी अधिकार दे दिया, आर्टिकल 300A में उसको डाल दिया। विश्व बैंक के अनुसार भारत उन आपवादिक राष्ट्रों में सम्मिलित होता है जो भूमि सुधारों को लागू करते समय क्षतिपूर्ति का प्रावधान करते हैं। इससे भूमि सुधारों की प्रगति धीमी हो जाती है। फिर आ गया काश्तकारी सुधार, यानी कि टीनेंसी रिफॉर्म। काश्तकारी सुधार में 3 बातें हैं। एक तो है लगान का नियमन, एक है काश्तकारी में स्थायित्व और एक है स्वामित्व संबंधी अधिकार। तो काश्तकारी सुधार में पहला है लगान का नियमन। तो देखते हैं ये क्या बातें हैं। भारत में जमींदार आदि बिचौलिया समाप्त हो गए हैं, लेकिन भारतीय कृषि में शोषण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। वर्तमान भारत में भूस्वामी
काश्तकारों या बटाईदारों का ऊंचे लगानों के माध्यम से शोषण करते हैं। देखिए, भारत में जमींदार आदि बिचौलिए समाप्त हो गए हैं, लेकिन भारतीय कृषि में शोषण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। वर्तमान भारत में भूस्वामी जो है होते हैं वो काश्तकारों या बटाईदारों, टीनेंट फार्मर या शेयर क्रॉपर्स का ऊंचे लगानों के माध्यम से शोषण करते हैं। पूर्व योजना आयोग के अनुसार लगान का स्तर कुल उत्पादन के 20 से 25% तक होना चाहिए। पूर्व योजना आयोग के अनुसार लगान का स्तर कुल उत्पादन के 20 से 25% तक होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों द्वारा लगान के नियमन को लेकर आवश्यक नियमों का निर्माण किया गया, लेकिन व्यावहारिक रूप से लगान का उचित नियमन नहीं हो पाया। अधिकांश मामलों में लगान का स्तर कुल उत्पादन के 50% के आसपास देखने को मिलता है। तो फिर से बिना देखिए इसको ध्यान करें कि पूर्व योजना आयोग का मानना था कि जो भूमि का लगान है वो कुल उत्पादन का 20 से 25% तक होना चाहिए, लेकिन व्यावहारिक रूप में ऐसा हो न सका। दरअसल कुल उत्पादन के 50% तक किसानों को देना पड़ता था भूमि लगान के रूप में। इससे लगान का नियमन हो नहीं पाया, हालांकि सरकारों ने इससे संबंधित नियम बनाए थे। भारत में लगान का उचित नियमन नहीं हो पाने के पीछे निम्न 2 कारण को मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जा सकता है। तो लगान का नियमन नहीं हो पाया, इसका कारण क्या है कि भारत में काश्तकारों के आर्थिक सशक्तिकरण पर अपेक्षित ध्यान नहीं देना। ये पहला कारण है कि भारत में काश्तकारों के आर्थिक सशक्तिकरण हो, इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। और दूसरा, भारत में जनसंख्या के दबाव के कारण भूमि की सापेक्षिक रूप से कमी हुई। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत को एक लैंड हंग्री कंट्री के रूप में देखा जाता है। तो लगान का नियमन न हो पाने के पीछे 2 कारण हैं। एक तो काश्तकारों के सशक्तिकरण पर ध्यान नहीं दिया गया, और दूसरा जनसंख्या बढ़ने से ज़मीन पर दबाव बढ़ा, जिससे लगान को बढ़ाना ज़रूरी हो गया, क्योंकि भूमि की मांग बढ़ी। उधर अंग्रेज़ों ने पहले ही हस्तशिल्प उद्योगों को बर्बाद कर दिया था, तो इसके कारण से गांवों की ओर पलायन बहुत तेज़ी से बढ़ा था, जिससे भूमि की मांग बढ़ी थी और लगान का उच्च दाम उत्पन्न हो गया था। और भारत को लैंड हंग्री कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता कम है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। काश्तकारी में सुधार में एक होता है काश्तकारी में अस्थायित्व। तो पहला हमने पढ़ा लगान का नियमन। लगान के नियमन में 2 बातें ध्यान रखें। पहला कि पूर्व योजना आयोग का मानना था कि ज़मीन के खेती में कुल उत्पादन के 20 से 25% तक ही लगान होना चाहिए। सरकारों ने इससे संबंधित नियम कानून भी बनाए थे, लेकिन वास्तव में उन किसानों को, काश्तकारों को 50% तक लगान देना पड़ता था। मतलब ज़मींदारी प्रथा का अंत कर दिया गया था, लेकिन काश्तकारी में सुधार और लगान का नियमन इत्यादि नहीं होने के कारण काश्तकारों को बहुत ही झंझट का सामना करना पड़ता था। लगान का नियमन नहीं हो पाया, इसके पीछे 2 कारण बताए गए थे। पहला कारण था कि काश्तकारों का आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान नहीं दिया गया, और दूसरा बात यह था कि जनसंख्या भारत की तेज़ी से बढ़ रही है। जनसंख्या विस्फोट हुआ था 1970s के ज़माने में, और इस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। 143 करोड़ की आबादी है। ऐसे में भूमि की मांग बढ़ी है। भूमि की मांग बढ़ने से जो लगान की मांग है, लगान का जो दर है वो भी ऊंचा हुआ है। तो लगान का नियमन हो नहीं पाया। तो काश्तकारी में अस्थायित्व, ये दूसरी बात है। काश्तकारी में अस्थायित्व, इसके अंतर्गत यह सोचा गया कि भूस्वामियों द्वारा काश्तकारों की बार बार की जाने वाली बेदखली को रोका जाए। तो मेन बात यह है कि इसके अंतर्गत यह सोचा गया कि जो भूस्वामी हैं, जो काश्तकार को रखते हैं काम करने के लिए, उनको बार बार बेदखल न कर दिया जाए उनकी खेती किसानी से। काश्तकारी में स्थायित्व देने के लिए
अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग नियम बनाए गए हैं, क्योंकि जो भूमि है वो राज्य सूची का विषय है, तो भूमि संबंधी सुधार के लिए राज्य सरकार ही कानून बनाती हैं। तो काश्तकारी में स्थायित्व देने के लिए अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग नियम बनाए गए, लेकिन इनसे भी नियमों में निम्न बातें सामान्य रूप से देखने को मिलती हैं। पहला, केवल कानूनी प्रक्रिया से ही काश्तकारों की बेदखली की जा सकती है। यानी सब कानूनों में भिन्न भिन्न बातें बताई गई हैं, लेकिन 3 बातें कॉमन हैं। पहला ये कि केवल कानूनी प्रक्रिया से ही काश्तकारों की बेदखली की जाए। काश्तकार बेदखल हो जाते हैं तो उनकी मोटिवेशन समाप्त हो जाएगा कि ज़्यादा हम मन लगा के काम करें, खेती में सुधार करें, खाद बीज डालें, अच्छे से सिंचाई करें, उसको काटे पीटे साफ सुथरे से काम करें ताकि हमें फ़ायदा हो और जो भूस्वामी हो उसको फ़ायदा हो। लेकिन अगर उसको इस बात का भय होगा कि अगले साल हमको निकाल दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा, तो पूरे मोटिवेशन के साथ काम नहीं कर पाएगा, इससे उत्पादकता घटेगी। तो अगर उत्पादकता बढ़ाना है तो कृषि में काश्तकारों को स्थायित्व देना होगा, इससे संबंधित नियम को कठोर बनाना होगा। तो भूमि सुधार कृषि उत्पादकता से कैसे जुड़ी है, इसके लिए पहला जो पॉइंट मिला था कि बिचौलियों का अंत करने से इसमें कृषि उत्पादकता बढ़े, क्योंकि ज़मींदार हुआ करते थे वो उच्च लगान वसूला करते थे, इससे किसानों का मोटिवेशन डाउन हो जाया करता था और कृषि उत्पादकता कम हो जाती थी। लगान का नियमन नहीं था, ऊंचे दाम पर लगान उनको देना पड़ता था, इससे भी उनका मोटिवेशन डाउन हो जाया करता था। फिर तीसरी बात है कि काश्तकारी में स्थायित्व अगर नहीं होगा तो उनकी बेदखली का डर रहेगा, तो कृषि उत्पादकता अपने आप ही डाउन हो जाएगी। तो कानून बना करके जिसमें कुछ बातें कॉमन हैं सारे राज्यों में, वो ये कि अगर काश्तकारों को बेदखल किया जाए तो पूरी कानूनी प्रक्रिया से ही बेदखल किया जाए। दूसरी बात, केवल खुद काश्त मीन्स होता है पर्सनल कल्टीवेशन के आधार पर ही बेदखली की जा सकती है। यदि काश्तकार की बेदखली की जाती है तो भूमि का एक भाग उसके लिए छोड़ना होगा। तो 3 बातें। पहली बात, तो अगर काश्तकार को हटाना है तो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकेगा। दूसरी बात, अगर हटाना ही है तो खुद काश्त यानी कि पर्सनल कल्टीवेशन के आधार पर उसको हटाया जा सकता है। तीसरी बात कि अगर काश्तकार को हटाना है तो उसको अपनी ज़मीन का भूस्वामी को अपनी ज़मीन का एक भाग उसके लिए छोड़ना होगा, ताकि वो मतलब एकदम से अनाथ ना हो जाए। भारत में काश्तकारों को स्थायित्व नहीं मिल पाया, इसके पीछे निम्न कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है। पहला, अपर्याप्त भू अभिलेखों की कमी, मतलब पर्याप्त भू अभिलेखों की कमी। अगर भू अभिलेख ही नहीं है, लैंड रिकॉर्ड है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि कौन से खेती पे कौन सा काश्तकार काम कर रहा था, कौन सा भूस्वामी ने उसको हटा दिया, कुछ रिकॉर्ड रहेगा ही नहीं, तो इसमें सफलता मिल नहीं पाई। प्रोफेसर KN राज के अनुसार भारत में 80% से भी अधिक काश्तकारी मौखिक और अनौपचारिक है। खुद काश्त को उचित ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि खुद काश्त सेल्फ कल्टीवेशन या पर्सनल कल्टीवेशन के आधार पर उसको बेदखल किया जा सकता है, लेकिन खुद काश्त क्या चीज़ है ये बताया नहीं गया है। तीसरा, स्वैच्छिक समर्पण की समस्या, यानी जो काश्तकार हैं वो खुद ही समर्पण कर दिए कि हाँ आया छोड़ो, जाने दो, भूस्वामी की ज़मीनें छोड़ो। तो ये है काश्तकारी में अस्थायित्व। तो काश्तकारी में अस्थायित्व में हम कुछ बातें देख लें कि अगर काश्तकारों को उनके ज़मीन पर बेदखल कर दिया जाता है बार बार, तो इससे काश्तकारी में अस्थायित्व नहीं आ पाएगा और मोटिवेशन उनका डाउन होगा, तो कृषि में उत्पादकता में कमी आएगी। और जो राज्य सरकारों ने अलग अलग राज्य सरकारों ने काश्तकारी में अस्थायित्व संबंधी नियम बनाए, उसमें 3 नियम कॉमन हैं। पहला कि अगर किसी काश्तकारों को उसकी ज़मीन से बेदखल करना है तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। दूसरा, अगर हटाना ही है तो खुद काश्त यानी कि पर्सनल कल्टीवेशन के आधार पर हटाया जा सकता है। और तीसरी बात, अगर काश्तकार को हटाया जाता है तो उसको भूस्वामी को अपनी ज़मीन का एक हिस्सा छोड़ना होगा। लेकिन फिर भी भारत में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। इसके पीछे पहला कारण ये था कि भू अभिलेख अनुपस्थित था, तो पर्याप्त भू अभिलेख नहीं हो पाने के कारण इसमें ठीक से काम नहीं हो सका।
दूसरा, खुद कास्ट क्या चीज़ होता है इसको परिभाषित नहीं किया गया। और तीसरी बात, काश्तकारों ने स्वैच्छिक रूप से ही समर्पण कर दिया। फिर है स्वामित्व संबंधी अधिकार। स्वामित्व संबंधी अधिकार, इसके अंतर्गत यह सोचा गया कि लंबे समय लगभग 12 वर्ष से खेतों में कृषि कार्य करने वाले काश्तकारों को संबंधित भूमियों का स्वामी बना दिया जाए। तो स्वामित्व संबंधी अधिकार, इसके अंतर्गत यह सोचा गया कि लंबे समय लगभग 12 वर्ष से खेतों में कृषि कार्य करने वाले काश्तकारों को संबंधित भूमियों का स्वामी बना दिया जाए। उपर्युक्त संदर्भ में अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग प्रकार के कानून लागू किए गए, लेकिन विशेष सफलता केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल को प्राप्त हुई। तो स्वामित्व संबंधी अधिकार में 3 राज्य हैं जिनको पर्याप्त सफलता मिली। उसमें से एक है केरल, एक कर्नाटक, एक है पश्चिम बंगाल, ये ध्यान रहे। और एक बात था, बिचौलियों के अंत में सबसे पहले 1948 में मद्रास ने प्रयास किया था, सफलता मिली थी, और 1972 तक आते आते पूरे भारत से बिचौलियों का अंत हो गया। बिचौलियों के अंत से जो लगान का नियमन है वो सही प्रकार से हो सका और कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि पहले जमींदार ऊंचे लगान पर मतलब ऊंचे दर पर लगान वसूल किया करते थे। इससे किसानों का शोषण होता था और कृषि उत्पादकता में कमी आती थी। इसी प्रकार से भूमि मतलब स्वामित्व संबंधी अधिकार में पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल ने सबसे अच्छा प्रयास किया, उनको सफलता मिली। यह ध्यान देने योग्य है कि पश्चिम बंगाल के द्वारा ऑपरेशन बरगा के नाम से एक विशेष अभियान भी चलाया गया था। तो ऑपरेशन बरगा किसने चलाया? तो पश्चिम बंगाल। किस लिए चलाया? भूमि संबंधी मतलब स्वामित्व संबंधी अधिकार के लिए। तो ऑपरेशन बरगा चलाया पश्चिम बंगाल राज्य ने, किस लिए? भूमि मतलब स्वामित्व संबंधी अधिकार के लिए ऑपरेशन बरगा चलाया पश्चिम बंगाल ने। समग्र रूप से भारत में इस भूमि सुधार को लेकर कोई विशेष सफलता नहीं मिली। स्वामित्व संबंधी अधिकार ही देते हैं तो बड़ी बात हो गई ना, तो भूस्वामी तो मतलब छनछना जाएंगे। तो भारत में इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन केरल में, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में सफलता प्राप्त हुई थी। और पश्चिम बंगाल में स्वामित्व संबंधी अधिकार के लिए ऑपरेशन बरगा भी चलाया गया था, विशेष अभियान चलाया गया था। और समग्र रूप से तो भारत में इस भूमि सुधार को लेकर कोई विशेष सफलता नहीं मिली। स्वामित्व संबंधी अधिकार में विशेष सफलता नहीं मिली। कृषि भूमि के केवल 4% कृषि भूमि के केवल 4% भाग के लिए ही काश्तकारों को स्वामित्व संबंधी अधिकार मिल पाए। कृषि भूमि के केवल 4% भाग के लिए ही काश्तकारों को स्वामित्व संबंधी अधिकार मिल पाए। कृषि भूमि के केवल 4% भाग के लिए ही काश्तकारों को स्वामित्व संबंधी अधिकार मिल पाए। जैसे कहा गया था ना कि अगर बेदखल करना ही है तो अपने भूमि का एक हिस्सा छोड़ना होगा, तो उस हिसाब से देखें तो 4% उनको लैंड ही मिल पाया। और अस्थायित्व की बात करें या स्वामित्व की बात करें तो 4% भूमि पर ही उनको स्वामित्व मिल पाया, जो कि बहुत कम था। प्रतिशत के बारे में पीछे एक बात हुई थी कि पूर्व योजना आयोग का मानना था कि जो लगान है वो कृषि उत्पादन का 20 से 25% होना चाहिए, लेकिन लगान जो है वो लगभग 50% तक हुआ करता था। ऐसे ही यहाँ पे स्वामित्व संबंधी अधिकार में देख रहे हैं कि जो कृषि भूमि है उसमें 4% जो भूमि है भाग के लिए ही काश्तकारों को स्वामित्व संबंधी अधिकार मिल पाए। हालांकि इससे संबंधित राज्यों में सीमांत और लघु कृषकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। यानी 4% भूमि पर ही भले ही अगर स्वामित्व मिला हो, लेकिन उसके वजह से भी जो सीमांत और लघु कृषक हैं उनके सामाजिक और आर्थिक हैसियत स्थिति में सुधार हुआ। यूपीएससी मेंस में ऐसा प्रश्न भी पूछा गया था एक बार कि भूमि सुधार से किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे होता है।
तो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि स्वामित्व संबंधी अधिकार के हालांकि भारत में प्रयास किया गया था, लेकिन उसमें कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल को ही अपेक्षित सफलता मिली थी। पश्चिम बंगाल ने ऑपरेशन बर्गा चला करके विशेष अभियान चलाया था। भारत में 4% भूमि के भागों पर ही स्वामित्व संबंधी अधिकार प्राप्त हो सके, लेकिन जहाँ पर मिले अधिकार वहाँ पर किसानों की, जो लघु और सीमांत किसान हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। फिर तीसरी बात है भूमि सुधार में कृषि भूमि का पुनर्संगठन। कृषि भूमि के पुनर्संगठन में दो बातें थीं। एक, छोटे छोटे खेतों को पुनर्संगठित किया जाए, छोटे छोटे खेतों की समस्या का समाधान किया जाए, और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए 3 बातें थीं। एक चकबंदी था, एक क्या कहते हैं एक चकबंदी था, और एक जो कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसको कहते हैं सहकारी कृषि, ये था, और तीसरा था लीजिंग। फिर दूसरी बात थी कृषि भूमि का पुनर्संगठन में कि छोटे छोटे जो निर्धन किसान हैं उनको भूमि मतलब पुनर्वितरित की जाए, इसको हदबंदी कहा जाता है। तो छोटे छोटे खेतों की समस्या का समाधान, तो छोटे छोटे खेतों की समस्या क्या थी, वो समस्याएं कैसे उत्पन्न हुई थी, उसको हम पहले देखें। तो 4 ऐसी बातें हैं, 3-4 बातें ऐसी हैं जिसके कारण से, 4 बातें ऐसी हैं जिनके कारण से छोटे छोटे खेतों की समस्या उत्पन्न हुई थी। उसमें से पहला कारण था कृषि भूमि का उपविभाजन और अपखंडन। यदि कोई कृषि भूमि छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाए तो इसे कृषि भूमि का उपविभाजन कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति का भू स्वामित्व अलग अलग स्थानों पर बिखर जाए तो इसे कृषि भूमि का अपखंडन कहते हैं। तो अगर एक ही ज़मीन है, इसी भूमि में विभाजन हो गया तो इसे कहते हैं उपविभाजन। और अगर कोई एक भूस्वामी है, उसका कुछ खेत यहाँ पर है, कुछ खेत यहाँ पर है, कुछ खेत यहाँ पर है, तो इसे कहते हैं कृषि भूमि का अपखंडन। तो कृषि भूमि का उपखंडन और अपखंडन मतलब उपविभाजन और अपखंडन होने से छोटे छोटे खेतों की समस्या उत्पन्न हुई। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं कि भारत में खेतों का औसत आकार जो है वो निरंतर पतनोन्मुखी है। जैसे 3 आंकड़े दिए हैं। औसत भारत में खेतों का औसत आकार कम है। 1970-71 में 2.28 हेक्टेयर था। 1995-96 में 1.41 हेक्टेयर हो गया, और 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर हो गया। तो हम इसको मोटी मोटा कह लें, 1970-71 में करीब 2.25 हेक्टेयर था। 1995-96 में 1.5 हेक्टेयर के से कम था, और 2015-16 में 1 हेक्टेयर से के आसपास था। तो 1970-71 में औसत खेतों का आकार जो था, मतलब औसत खेतों की जो उपलब्धता थी प्रति किसान, वो 1970-71 में 2.28 हेक्टेयर था। 1995-96 में ये 1.41 हेक्टेयर हो गया, और 2015-16 में आकर के ये 1.08 हेक्टेयर हो गया। तो 1970-71 में 2.28 हेक्टेयर था, 1995-96 में 1.41 हेक्टेयर हो गया, और 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर हो गया। 1970-71 में 2.28 हेक्टेयर, 1995-96 में 1.41 हेक्टेयर, 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर। तो इस प्रकार से भारत में खेतों का औसत आकार निरंतर पतनोन्मुखी है। ये यूपीएससी मेंस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया ऐसा। भारत में सीमांत किसान मीन्स होता है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, और लघु मीन्स होता है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। जोतों का अनुपात 86% है। भारत में सीमांत और लघु जोतों का अनुपात 86% है। इसी प्रकार से एक आंकड़े हम देखे थे कि
एक आंकड़ा आया था कि भारत में 56% ग्रामीण परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं। 56%। ऐसे भारत में सीमांत और लघु जो जोत हैं उनका अनुपात 86% है। भारत में सीमांत और लघु जोतों में कृषि योग्य भूमि 47% भाग है। तो सीमांत और लघु जोत पहली बात तो कम है, 86% जो किसान हैं वो सीमांत और लघु किसान हैं, और उनके पास जो ज़मीन है उसके आधे ज़मीन से भी कम ज़मीन जो है भारत में सीमांत और लघु जोतों में कृषि योग्य भूमि 47% है। यानी उनके पास ज़मीन पहली बात तो वैसे ही कम है, और जितनी ज़मीन है उसका आधा ज़मीन तो बेकार ही है, कृषि योग्य नहीं है। तो भारत में लघु एवं सीमांत किसान का अनुपात 86% है, और जो छोटे और लघु सीमांत और लघु किसान हैं उनके पास जो खेत है उसमें से 47% भूमि अपने आप में कृषि भूमि योग्य नहीं है, कृषि योग्य भूमि नहीं है। भारत में खेतों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। खेतों की संख्या बढ़ रही है जिसको हम उप विभाजन या अपखंडन कह सकते हैं। उप विभाजन मीन्स कि एक ही ज़मीन का जनसंख्या बढ़ने के कारण से विभाजन होता चला जा रहा है, और अपखंडन मीन्स होता है कि किसी भूस्वामी का अलग अलग स्थानों पर खेत है तो उसे कहते हैं अपखंडन। फिर अगली समस्या क्या है कि भारत में खेतों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। 2010-11 में लगभग 138 मिलियन खेत थे, 2015-16 में 146 मिलियन हो गया। तो 2010-11 में 138 मिलियन खेत थे और 8 मिलियन और बढ़ गया 2015-16 तक 146 मिलियन खेत हो गए। तो 2010-11 में 138 मिलियन खेत थे और 2015-16 में 146 मिलियन खेत हो गए। भारत में खेतों के जोतों का आकार निरंतर पतनोन्मुख है। 1970-71 में 2.28 हेक्टेयर ज़मीन थी प्रति व्यक्ति, और 1995-96 में 1.41 हेक्टेयर हो गई, और 2015-16 में ये 1.08 हेक्टेयर हो गई। और भारत में सीमांत और लघु किसान का अनुपात 86% है। और भारत में खेतों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। 2010-11 में 138 मिलियन खेत थे, लेकिन 2015-16 में आकर के 146 मिलियन खेत हो गए। इससे भी भारत में उप विभाजन का पता लगता है। उप विभाजन और अपखंडन के मुख्य कारण क्या हैं? उप विभाजन और अपखंडन के मुख्य कारण एक है उत्तराधिकार का नियम, जनसंख्या का दबाव, संयुक्त परिवारों का टूटना और किसानों की ऋणग्रस्तता। तो उत्तराधिकार का नियम, जनसंख्या का दबाव, संयुक्त परिवारों का टूटना, किसानों की ऋणग्रस्तता, इन कारण से उप विभाजन और अपखंडन हो रहा है। उप विभाजन और अपखंडन के प्रभाव क्या हो रहे हैं? तो ये 7 प्रभाव हैं। पहला, कृषि उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कृषि प्रबंधन का कठिन हो जाता है। कृषि का आधुनिकीकरण करना कठिन हो जाता है। कृषि भूमि बर्बाद हो जाती है। सीमा संबंधी विवाद बढ़ जाते हैं। गैर कृषि कार्यों के लिए कृषि उपयोग होने लगता है। छिपी बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। ये सारे इसके प्रभाव हैं। समाधान में 3 समाधान हैं, एक चकबंदी, एक सहकारी कृषि और एक लीजिंग। चकबंदी को इंग्लिश में कहते हैं कंसोलिडेशन। चकबंदी में लोगों के स्वामित्व में बदलाव करके छोटे खेतों को बड़े खेतों में बदला जाता है। चकबंदी में लोगों के स्वामित्व में बदलाव करके छोटे खेतों के बड़े खेतों में बदला जाता है। उपर्युक्त संदर्भ में भूमि के बदले भूमि या भूमि के बदले मूल्य आदि को आधार बनाया जा सकता है। चकबंदी अनिवार्य अथवा ऐच्छिक हो सकती है। साम्यवादी राष्ट्रों में अनिवार्य होती है, जबकि लोकतांत्रिक राष्ट्रों में यह ऐच्छिक होती है। भारत में चकबंदी कुछ ही राज्यों में कामयाब हुई,
जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो चकबंदी यहाँ पर सफल हुई कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ऐसे ही स्वामित्व संबंधी अधिकार में केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल सफल हुए थे। पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन बरगा चलाया गया था और 4% किसानों को ही स्वामित्व संबंधी अधिकार मिल सके थे, जिसके कारण से उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था, जो कि सीमांत और लघु किसान थे। और सीमांत और लघु किसान की संख्या भारत में 86% है। और खेतों का जो उपविभाजन और अपखंडन होता है उसके कारण क्या है कि उत्तराधिकार संबंधी नियम हैं और जनसंख्या का बढ़ता दबाव है, इन सब के कारण से ये सब होता है। और चकबंदी में जो सफल राज्य हैं, वो सफल राज्य रहे हैं वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। हालांकि वर्तमान में इन राज्यों में पुनर्चकबंदी, रिकॉन्सोलिडेशन की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। भारत में निम्न मुख्य कारणों से चकबंदी के क्षेत्र में अधिक सफलता देखने को नहीं मिलती। उसमें एक है भूमि के मूल्य निर्धारण की समस्या, काश्तकारों की बेदखली का डर, कई खेतों का अत्यंत छोटा आकार, अनिवार्य चकबंदी के नियमों की कमी। तो भारत में निम्न मुख्य कारणों से चकबंदी के क्षेत्र में अधिक सफलता देखने को नहीं मिलती है। उसमें से एक है भूमि के मूल्य निर्धारण की समस्या, काश्तकारों की बेदखली का डर, कई खेतों का अत्यंत छोटा आकार, अनिवार्य चकबंदी के नियमों की कमी। फिर सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग। सहकारी कृषि में लोगों के स्वामित्व को बदले बिना, है ना, सहकारी कृषि में लोगों के स्वामित्व को बदले बिना छोटे खेतों को बड़े खेतों में बदला जाता है। जैसे किसी का छोटा खेत यहाँ पर है, किसी का छोटा खेत इसके बगल में है, किसी का छोटा खेत इसके बगल में है। अब सब लोग छोटे छोटे खेतों में काम कर रहे हैं। सहकारी कृषि में क्या होगा, इन मेड़ों को तोड़ करके एक बड़ा खेत बना दिया जाएगा। ये बड़ा खेत बना दिया गया और इस खेत में सारे किसान मिल करके एक साथ खेती करेंगे और जो उत्पादन होगा वो सारे लोगों में एक समकक्षता के साथ में, समतुल्यता के साथ में आनुपातिक रूप से उसको बांट दिया जाएगा। इससे कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। तो सहकारी कृषि में लोगों के स्वामित्व को बदले बिना छोटे छोटे खेतों को बड़े खेतों में बदला जाता है। तो छोटे छोटे खेतों की समस्या के लिए चकबंदी है कि छोटा छोटा खेत है एक जगह इकट्ठा कर दो, चकबंदी हो गया। हालांकि ये स्वैच्छिक और क्या कहते हैं, दबावकारी दोनों प्रकार का हो सकता है। जो साम्यवादी राष्ट्र हैं वहाँ पे दबावकारी होता है और जो लोकतांत्रिक राज्य हैं वहाँ पे ऐच्छिक होता है। भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी नियम है उसको सही प्रकार से लागू किया जा सका। और सहकारी कृषि भी छोटे छोटे खेतों की समस्या का समाधान करती है कि छोटे छोटे खेत मिला करके बड़ा खेत कर लें, सब लोग मिल करके खेती करें, जो फ़ायदा हो वो परिवार की संख्या के हिसाब से उसको बांट लिया जाए। सहकारी कृषि में लोगों के स्वामित्व को बदले बिना छोटे खेतों को बड़े खेतों में बदला जाता है। इसके अंतर्गत संबंधित किसान सामूहिक रूप से कृषि कार्य करते हैं। सामूहिक रूप से कृषि कार्य करते हैं। सहकारी कृषि के लिए संबंधित किसानों को राज्य सहकारिता अधिनियम, सहकारी कृषि के लिए संबंधित किसानों को राज्य सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक समिति का पंजीकरण करवाना होता है। तो सहकारी कृषि करना है तो इसका तरीका है, सहकारी कृषि के लिए संबंधित किसानों को राज्य सहकारिता अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक समिति का पंजीकरण करवाना होता है। इस प्रकार सहकारी कृषि से कृषि कार्य संगठित भी हो जाता है और कई प्रकार के अन्य लाभ भी मिलते हैं, जैसे कि कृषि आगतों का उचित मूल्यों पर क्रय, कृषि वस्तुओं के विपणन में कुशलता आदि। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत सरकार किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है। इस संदर्भ में सहकारी कृषि भी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसमें हमने क्या देखा कि छोटे छोटे खेतों को मिला करके बड़े खेत में बदल दिया जाता है। इससे जो भूस्वामी हैं उनके स्वामित्व में अंतर नहीं आता है,
लेकिन सामूहिक कृषि को बढ़ावा मिलता है। इसको करने के लिए प्रक्रिया है। जो राज्य का सहकारी अधिनियम है उसके प्रावधानों के अधीन एक समिति का पंजीकरण करना होता है। समीकरण का पंजीकरण करने से क्या होता है, खेती एक मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करती है और जो कृषि आगत हैं, कृषि विपणन है, इन सब में सहायता मिलती है। और सरकार सहकारी कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसान उत्पादक संगठन FPOs को भी बढ़ावा दे रही है। भारत में सहकारी कृषि के क्षेत्र में बहुत कम सफलता देखने को मिलती है। केवल 2% किसान ही सहकारी कृषि से जुड़ पाए हैं। भारत में सहकारी कृषि की कम सफलता के पीछे जो कारण हैं वो नीचे दिए गए हैं। कई प्रकार की व्यावहारिक समस्याएं, जैसे कि लाभों और मजदूरियों का निर्धारण किस प्रकार से हो, ये नहीं हो पाया। किसानों में शिक्षा की कमी है, समितियों के पंजीकरण में विलंब, सामाजिक नेतृत्व की कमी है। इन सब के कारण से सहकारी कृषि फलीभूत नहीं हो पाया। फिर लीजिंग, कृषि क्षेत्र में लीजिंग को लागू करने का प्रस्ताव नीति आयोग द्वारा किया गया है। तो लीजिंग जो है नीति आयोग द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को एक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अपनी भूमि को कृषि कार्य के लिए पूर्व निर्धारित प्रतिफल के आधार पर एक निश्चित समयावधि के लिए उपलब्ध करवा सकता है। फिर से, कृषि क्षेत्र में लीजिंग को लागू करने का प्रस्ताव नीति आयोग द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को एक अनुबंध के माध्यम से अपनी भूमि को कृषि कार्य के लिए पूर्व निर्धारित प्रतिफल के आधार पर एक निश्चित समयावधि के लिए उपलब्ध करवा सकता है। नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित लीजिंग की मुख्य विशेषता यह है कि भूस्वामी का स्वामित्व किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होता है, चाहे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कितने भी लंबे समय के लिए कृषि कार्य किया जाए। इस प्रकार नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित लीजिंग पारंपरिक काश्तकारी यानी टेनेंसी से अलग हो जाती है, जो स्वामित्व को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। पारंपरिक काश्तकारी में यह सुरक्षा नहीं है, क्योंकि अगर 12 साल तक काश्तकार बन जाता है तो उसके नाम पे ज़मीन कर दी जाती थी। नीति आयोग के अनुसार लीजिंग के लागू होने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। पहला, छोटे खेतों की समस्या से निपटने में आसानी होगी। कृषि संबंधी सहकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से कृषि कार्य करने वाले लोगों को मिल सकेगा। बेकार पड़ी हुई कृषि योग्य भूमि को कृषि कार्य में इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। लीजिंग को लेकर एक डर यह भी अभिव्यक्त किया जाता है कि इससे कुछ लोगों के हाथों में कृषि योग्य भूमि का केंद्रीकरण हो सकता है। इसके समाधान के लिए कोई सीमा का निर्धारण किया जा सकता है। नोट, नीति आयोग द्वारा गठित तजामुल हक समिति द्वारा राज्यों के अनुकरण के लिए एक मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट तैयार किया गया है। मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट तैयार किया गया है। निर्धनों को कृषि भूमि का वितरण, हदबंदी यानी सीलिंग क्या होता है? हदबंदी के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा भू स्वामित्व की उच्चतम सीमा को निर्धारित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति या परिवार के पास अधिक भूमि पाई जाती है तो अतिरिक्त भूमि को सरप्लस लैंड यानी अधिशेष भूमि घोषित करके उसका अधिग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रकार से अधिग्रहित भूमि का वितरण निर्धन लोगों में किया जाता है, जिनमें समाज के कमज़ोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है। फिर कुछ लोगों के अनुसार खेतों के छोटे हो जाने के कारण हदबंदी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार खेतों के छोटे हो जाने के कारण हदबंदी नहीं होनी चाहिए। इस विचार को अधिक उपयुक्त नहीं माना जा सकता, विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में। इस संदर्भ में निम्न बिंदुओं का प्रस्ताव किया जा सकता है। विश्व बैंक द्वारा किए गए कुछ अनुसंधानों से खेत के आकार और कृषि उत्पादकता में विपरीत संबंधों का पता लगता है। विश्व बैंक का था वो, अर्थात यदि एक बहुत बड़े खेत को एक बिंदु तक धीरे धीरे छोटा किया जाता है तो कृषि उत्पादकता बढ़ती है। एग्जाम्पल नीचे दिया है।
जापान के खेतों का आकार अमेरिका के खेतों के आकार से छोटा है, लेकिन जापान में प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादकता अमेरिका की तुलना में अधिक पाई गई है। तीसरा, भूमि सुधारों पर गठित जयराम रमेश समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि भारत में सीलिंग को और नीचे लाया जाना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 339B भौतिक संसाधनों के समान वितरण की बात करता है। इस प्रकार भारत में हदबंदी को उचित ठहराया जा सकता है। भारत में हदबंदी के क्षेत्र में कोई विशेष सफलता देखने को नहीं मिलती है। भारत में अब तक, ये आंकड़े हैं, भारत में अब तक करीब 68 लाख एकड़ भूमि को सरप्लस लैंड यानी अधिशेष भूमि घोषित किया गया। 68 लाख हेक्टेयर एकड़, जिसमें से 59 लाख एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया और 49 लाख एकड़ भूमि का वितरण किया गया। मतलब सफलता तो मिली है, थोड़ा कम है लेकिन पर्याप्त मिली तो है। 70-80% तक की सफलता मिली है। 68 लाख अब तक जो है भारत में 68 लाख एकड़ भूमि को सरप्लस लैंड घोषित किया गया है, जिसमें से 59 लाख का अधिग्रहण हुआ है, 49 लाख का, अगर इसको हम 69 कर लें तो आसान से याद हो जाएगा कि 69 लाख एकड़ का सरप्लस लैंड घोषित, 59 लाख एकड़ का अधिग्रहण और 49 लाख एकड़ का वितरण किया गया है। भारत में हदबंदी के विफल होने के पीछे निम्न कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है। 1972 तक सीलिंग को परिवार के बजाय व्यक्ति पर लागू करना, ये कारण था। जैसे ये होता है कि पूरे परिवार की जो संपत्ति इससे ज़्यादा है तो ले लिया जाएगा, उसमें था व्यक्ति, तो क्या किया कि पूरी ज़मीन को पूरे परिवार के सभी व्यक्तियों में बांट दिया गया, तो अलग अलग हो गया, ज़मीन कम हो गई। दूसरा, धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाओं को सीलिंग के दायरे से बाहर रखना। तीसरा, बागानी फसलों के मामले में सीलिंग को लागू नहीं करना। तो परिवार का कंसेप्ट था, उसके ऊपर लागू नहीं किया गया, व्यक्ति के ऊपर लागू किया गया। और धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाओं के ऊपर सीलिंग के दायरे को बाहर रखा गया। बागानी फसलों के मामले में सीलिंग को लागू नहीं किया गया। भूमि के बेनामी और अन्य हस्तांतरण ये सब होने लगे, इसके कारण से हदबंदी चल नहीं पाया। फिर आगे उपाय भारत में भूमि सुधारों की भावी रूपरेखा, यानी हम भूमि सुधार में और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उसके कुछ मतलब रूपरेखा है। भूमि सुधारों को लागू करने की किसी भी अवस्था पर न्यायपालिका की भूमिका कम से कम होनी चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया न केवल खर्चीली होती है बल्कि विलंबकारी भी होती है। यह स्थिति निर्धन काश्तकारों के विपक्ष में जाती है। दूसरा, यदि किसी कारण से न्यायपालिका की कोई भूमिका बनती है तो साक्ष्य देने का उत्तरदायित्व भूमि स्वामियों का होना चाहिए, न कि काश्तकारों का। सभी भू अभिलेखों लैंड रिकॉर्ड्स का कंप्यूटरीकरण होना चाहिए। अच्छा, भू अभिलेख नहीं हो पाने के कारण से ही जो स्वामित्व संबंधी अधिकार है या काश्तकारी में अस्थायित्व है, ये असफल रहा था। हालांकि 2008 से ही भारत सरकार का भू संसाधन विभाग भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण का प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर कर रही है। चौथा, सभी अनौपचारिक काश्तकारों की पहचान करके भू अभिलेखों में उनके नाम को दर्ज करवाया जाना चाहिए। इस संदर्भ में सामाजिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। पांचवा, खुद काश्त की उचित परिभाषा दी जानी चाहिए। खुद काश्त, जैसे भूमि में अस्थायित्व जो था, काश्तकारों में अस्थायित्व करने के लिए जो राज्यों ने नियम बनाए थे, उसमें ये है कि खुद काश्त अगर कोई करता है यानी पर्सनल कल्टीवेशन करता है तो उसको बेदखल किया जा सकता है, लेकिन खुद काश्त की परिभाषा नहीं है। इसके कारण से उनको बेदखल कर देना इस आधार पर कि ये खुद काश्त था, आसान हो गया था।
तो इसीलिए अगर भूमि सुधार करना है तो खुदकास्ट की उचित परिभाषा दी जानी चाहिए। इस संदर्भ में निम्न बातों पर ध्यान दिया जा सकता है। खुदकास्ट का दावा करने वाला व्यक्ति या उसका परिवार संबंधित खेत के आसपास रहता हो तो माना जाएगा खुदकास्ट है। बहुत दूर जा खेती कर रहा है तब तो मजदूर है। वह या उसका परिवार ही संबंधित खेत पर कृषि कार्य करे तो हम मानेंगे खुदकास्ट है। और उसकी आय का मुख्य स्रोत कृषि होना चाहिए। फिर नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित लीजिंग को लागू करने पर ध्यान देना चाहिए। लीजिंग मतलब वही कि जब कोई एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपना खेत पूर्व निर्धारित व्याख्या के अनुसार, पूर्व निर्धारित उपबंधों के अनुसार देता है, उसे कहते हैं लीजिंग। इसमें जो भूमि स्वामी है उसका अधिकार सुरक्षित रहता है। भूमि सुधार और जो लीजिंग है ये छोटे छोटे खेतों की समस्या का समाधान के बिंदु के रूप में था। चकबंदी और सहकारी कृषि और लीजिंग। फिर अगला है भूमि सुधारों को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति को मजबूत किया जाना चाहिए। इसके लिए काश्तकारों आदि को मंत्रालयी और अन्य महत्वपूर्ण स्तरों पर प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। फिर एक है ड्राफ्ट लैंड रिफॉर्म पॉलिसी। ड्राफ्ट लैंड रिफॉर्म पॉलिसी जयराम रमेश कमेटी का, कि ग्राम, तहसील और जिला स्तर पर भू उपयोग का उचित नियोजन होना चाहिए। सीलिंग को और नीचे लाया जाना चाहिए। हदबंदी वाला नियम। धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाओं को अपनी भूमि कृषि कार्य के लिए लीज पर देनी चाहिए। भू बैंकों यानी लैंड बैंक्स की स्थापना की जानी चाहिए। भू अधिकार आयोग की स्थापना की जानी चाहिए ताकि SC/ST की भूमियों का संरक्षण हो सके। ये सारे हैं भूमि सुधार। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।